भाई अब देखें ना, हमारे लड़कों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, गेम अवेयरनेस तो है ही नहीं। कैप्टन को नहीं है तो बाकी किसी लड़के को क्या होने की, वो जब दूसरी इनिंग्स आती है उन्हें नहीं समझ लगती कि भाई ये ड्रॉ के लिए जा रहा है मैच, या आप जीतने की पोजीशन में, या सामने वाला जीतने की। सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो सेकंड इनिंग्स के लिए आने लगते हैं, वो अपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाते कि मिलके हम स्ट्रेटजी बना लें कोई, जैसे कि कोच के साथ कैप्टन के डिसाइड कर लें कि यार हमने इतने ओवर हैं और हमने ऐसे खेलना है। कोई स्ट्रेटजी उनके पास नहीं होती, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ चल रही है टेस्ट मैच, उसके फर्स्ट टेस्ट मैच में बुरी तरह डिफीट होने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि टीम में उखाड़ पचार होगा, और वो वैसा ही हुआ है। और पाकिस्तान ने जो सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच के लिए अपने जो स्क्वाड का अनाउंस किया है, उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स की हैं। तो मेरे साथ है हमज़ा और आमिर। पहले मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या चेंजिंग्स हुई हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि आया ये ठीक चेंजिंग हुई हैं और जिन प्लेयर्स को लिया गया ये ठीक लिया गया, या इनकी जगह कोई और बेहतर नेमल बदल प्लेयर्स लिए जा सकते थे, और इनमें से पाकिस्तान क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 खिलाएगा इस अगले टेस्ट मैच के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है जो चेंजिंग्स की गई हैं उसकी कोई रीज़न है, उसके पीछे कोई लॉजिक है जिसकी वजह से की गई है। तो मेरे सबसे पहले हम से जानते हैं कि आखिर क्या चेंजिंग्स की गई हैं और क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो शेयर करें। तो सबसे पहले आप देखें, बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को जो है स्काउट से रिलीज़ कर दिया है। और रिलीज़ क्या, उन्होंने ये कह दिया कि जो बकिया जो रिमाइंडर सीरीज़ रह गई है, इन चारों के लिए जो है इनको ड्रॉप कर दिया गया। अब ये अगली नेक्स्ट सीरीज़ के लिए अवेलेबल होंगे। और जैसा कि अगर हम बात कर लें स्काउट्स की, तो सऊद शकील, ईशान मसूद कैप्टन है, सऊद शकील वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक हैं, सैम अयूब हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं, कामरान गुलाम हैं, सलमान अली आगा हैं, आमिर जमाल हैं, ठीक है, मोहम्मद अली को लिया दोबारा, मीर हमज़ा हैं और जाहिद महमूद। साजिद खान काफ़ी अरसे के बाद वापस आए हैं, जैसा कि लास्ट ओवर इन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की थी, उसके बाद अभी आए हैं। और नुमान अली हैं। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव स्काउट पाकिस्तान ने दिया 16 मेंबर का। व्यूअर्स, हमजा ने आपके सामने स्क्वाड रखा। ज़ाहिर है 4 बिग नेम जो है पाकिस्तान के स्क्वाड से आउट हुए। सरफराज को तो चले आप कह सकते हैं कि वो काफ़ी अरसे से जस्ट ट्रैवल कर रहे थे, साथ खेल तो नहीं रहे थे। लेकिन बाबर आजम का बाहर होना और साथ ही साथ शहीनशाह अफरीदी का और नसीम शाह का, तो आमिर से पूछते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। देखिए, जैसी परफॉर्मेंस चल रही है पिछले इतने अरसे से इन सब की, मैं एक थोड़ा सा अगर रखता हूँ तो वो नसीम शाह पे है कि नसीम शाह को नहीं बाहर होना चाहिए था, नसीम शाह को खेलना चाहिए था। लेकिन बाकी शहीनशाह अफरीदी, बाबर आजम, इनकी तो परफॉर्मेंस ही बड़ी पुअर है इतने अरसे से, तो इन्हें तो बाहर होना ही चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्हें बाहर करना है तो फिर ये बाहर करने का कोई तरीका नहीं है कि आपने ये 2 टेस्ट के लिए बाहर किया और आगे आने वाली सीरीज़ के लिए ये अवेलेबल हो, ये खेलें, आप इन्हें अनाउंस करें स्काउट में। नहीं, अगर आपने इन्हें बाहर किया ठीक है, अगर आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, ये वहाँ पे रन्स करके वापस आ जाते हैं, तो इन्हें कम से कम रेस्ट दिया जाए कि यार माइंड फ्रेश करो, आप ज़रा ईजी हो जाओ, कूल, फिर आप आओ वापस दोबारा खेलने। और जहाँ तक शहीनशाह की बात है ना, तो शहीनशाह को तो मैं समझता हूँ कि शहीनशाह को रेस्ट की ज़रूरत नहीं, शहीनशाह को तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो जेन्युइन अनफिट है इस टाइम पे। मतलब एक बंदा 2022 में एंड तक 150 145 प्लस की गेंद कर रहा था, वो आज 2024 में 130 से प्लस नहीं जा पा रहा। मतलब कोई तो इशू है उनका। मतलब जेन्युइन बात है कि वो अनफिट हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मामलात होते हैं आपको पता ही है कि फ़िटनेस टेस्ट क्लियर नहीं भी करते तो भी टीम में शामिल हुए होते हैं। मैंने खुद देखा इस टेस्ट मैच में, यानी कि वो मॉर्निंग में जब गेंद करने के लिए आए हैं तो 130 131 132 की स्पीड की गेंद कर रहे हैं पहला ओवर, यानी 138 उनकी फास्टर थी बस। तो बात यह है कि और बात चले स्पीड भी हम एक साइड पे रखें, वैसे भी देखें ना, मार पे मार ही खाए जा रहे हैं आप। अब ऐसा ही है, पूरा मैच हो जाता है, यानी कि 150 ओवर में आप 1 विकेट लेते हैं, यानी कि 150 ओवर 25-30 ओवर आपने किए हैं, जाहिर है। और फिर सबसे बड़ी बात ये, कोई लाइन नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, सारी गेंदें आगे पिच किए चले जाते हैं। तो उनका बाहर होना बिल्कुल जायज़ है। असल चीज़ बात यह है कि बाहर करना है तो ठीक तरीके से बाहर हो, ये ना हो कि भाई आप फिर जो है एक सीरीज गुजरे, अगली सीरीज में फिर उन्हें उठा के नहीं विदाउट एनी रीज़न। देखिए, हमने तो पहले टेस्ट में भी इतराज़ किया था कि भाई आपने उसे जब बाहर किया था तो आपके पास ये रीज़न थी कि जी ये लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है,
और जब वापस लाए हैं तो आपके पास क्या रीज़न थी क्यों वापस लाए? जाहिर है उसने तो चैंपियन कप में भी परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, बात यह है कि देखिए ना, बाबर आजम की जहाँ तक बात है तो बाबर आजम का ड्रॉप होना इसलिए बनता है और ये उनके लिए फ़ायदेमंद है कि वो रेस्ट करें, सोचें, अपने आप पे काम करें, अपनी वीकनेसेस पे काम करें, मेंटली प्रिपेयर होकर आए। ऐसा ही है, क्योंकि डे बाई डे जैसे जैसे परफॉर्मेंस उनकी नीचे जा रही है और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फायदा नहीं है कि 18 इनिंग से एक शख्स खेल ले और वो 50 नो टेस्ट होते हैं तो वो फिर उसकी अपनी मेंटल कंडीशन क्या होगी आप देखें ना। अब इससे ज़्यादा बैटिंग ट्रैक आपको मिल नहीं सकता कि एक टीम 550 करती है, एक 850 करती है और आप फिर जो है उसमें जो है रन नहीं कर पाते। दोनों नींदें मिला तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है जो मुझे समझ आती है, वो है भाई मेंटल प्रॉब्लम। यानी कि वो बंदा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, बार बार फ्लॉप हो गए वो तो इसलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे। ऐसा ही है, यही तो बात यह है कि ये बेहतर है उनके लिए और टीम के लिए भी बेहतर होगा। अब बात यह है कि असल चीज़, लेकिन एक और जो है ना जिसपे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि देखो वो नहीं चला, उसको बाहर किया ठीक है, लेकिन जो चले हैं उनको भी अगर आप देखें जब इम्पोर्टेंट सिचुएशन होती है तो उसमें तो वो भी रन नहीं करते हैं। आप देखें सेकंड इनिंग्स में सारे क्या कर रहे हैं। यही मैं आपसे बात करने लगा था कि सेकंड इनिंग्स जो खेली हमने उस दिन, आप पहले तो आप अब्दुल्ला शफीक को लें, गेंद में ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं था गेंद में जो अब्दुल्ला शफीक बोल्ड हुए। आपने बैट और पैड के दरमियान पहली गेंद में इतना गैप रखा हुआ, वो बोल्ड हो गए आप। दूसरी बात, जब आए हैं आपके कैप्टन शान मसूद, आपने अगर मैच देखा तो आपको पता होगा कि 2 कैच छोटे शान मसूद के उस इनिंग्स में, सिर्फ छोटी सी इनिंग्स में 2 कैच छोड़ दिए उन्होंने सीधे सीधे। एक उन्होंने स्ट्रेट पे आते साथ उठाया तो थोड़ा मुश्किल था, एक हाथ से उनका हाथ लगा वो गिर गया। दूसरी गेंद सामने कवर में उठा रहे थे, फिर कैच गिर गया उनका और फिर अगली गेंद पे आउट होकर चले गए। मतलब क्या खेल। अब देखिए ना, हमारे लड़कों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, गेम अवेयरनेस तो है ही नहीं। कैप्टन को नहीं है तो बाकी किसी लड़के को क्या होने की, वो जब दूसरी इनिंग्स आती है उन्हें नहीं समझ लगती कि भाई ये ड्रॉ के लिए जा रहा है मैच, या आप जीतने की पोजीशन में या सामने वाला जीतने की। सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो सेकंड इनिंग्स के लिए आने लगते हैं वो अपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाते कि मिलके हम स्ट्रेटजी बना लें, कोई जैसे कि कोच के साथ कैप्टन के डिसाइड कर लें कि यार हमने इतने ओवर हैं और हमने ऐसे खेलना है। कोई स्ट्रेटजी उनके पास नहीं होती, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात ये स्ट्रेटजी कैसे होगी जब एक कैप्टन का माइंड में नहीं आ रहा है बात, वो क्या यानी कि उसकी गेम से लग रहा है कि शायद वो पता नहीं क्या करने के लिए आ रहा है। मतलब देखें ना, जब आपको 823 रन कर दिया उन्होंने, अब आपके पास तो कोई चांस नहीं है सवाई ड्रॉ कर ले, तो आपने आकर सिर्फ ये है कि सर फेंक कर आपने रोकनी है। सबसे पहले तो आपने जो 1.5 सेशन था वो निकालना था। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब आपके पास था कि भाई 80 ओवर हो रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा और 30 ओवर एक लगा ले, तो 110 ओवर आपने खेलने थे, तो आपने उसकी स्ट्रेटजी बना के आनी थी कि यार हमने इसको कैसे खेलना है, कौन कौन लड़का किस किस तरीके से बैटिंग करेगा कि यार हम ये 110 ओवर गुजार लें और मैच को ड्रॉ कर ले, क्योंकि अब मैच हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ भी और ये इंग्लैंड के खिलाफ भी सेम वही सिचुएशन हुई कि जैसे ही प्रेशर पड़ा सारी की सारी बैटिंग कोलैप्स कर। तो बात यह है कि इसलिए जो बाहर हुए हैं उनका बाहर होना बनता है और जो खेल रहे हैं इनका मेरा ख्याल है सीरीज के बाद बाहर होना बनता है। सीरीज के बाद बाहर, क्योंकि ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई खातिर खा कोई बड़ा कोई रिजल्ट में कोई ऐसी चेंजिंग आने वाली नहीं। क्योंकि देखें ना, अब इन्होंने मोहम्मद हुरैरा को रखा है, कामरान गुलाम को रखा है, ज़्यादा चांस है कामरान गुलाम का डेब्यू होगा क्योंकि मिडिल ऑर्डर से बाबर आजम जाएंगे, ज़्यादा चांस है उनका डेब्यू। पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद हुरैरा को साइम अयूब की जगह खिला लिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये इस तरीके से जाते हैं बैटिंग में, फिर भी मैं बात कहूँगा बैटिंग में देखें एक इनिंग्स में वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक में नहीं कर पा रहे और सेकंड इनिंग्स में ना करने की बड़ी वजह प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, गेम अवेयरनेस नहीं है कि खेलना क्या हमने सेकंड इनिंग्स। लेकिन अब बात यह है कि असल चीज़ है पिच क्या देनी है आपने, कि मतलब आपने इतने स्पिनर अनाउंस किए हैं, अब फास्ट आपने देखें, मुझे हैरानगी यही है कि जो स्काउट अनाउंस हुआ उसमें सिर्फ 2 फास्ट अनाउंस हुए हैं, एक मीर हमज़ा और एक मोहम्मद अली। मोहम्मद अली की हालत आपने इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में देख ली थी कि उनकी 6 ओवर करवाने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, यहाँ 35 ओवर 30 ओवर 2 फास्ट बॉलर होंगे तो मैक्सिमम एक इनिंग में 30 ओवर कराने पड़ सकते हैं एक बॉलर को। ठीक है, उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाना है। ठीक है, स्पिन ट्रैक आप देखेंगे, स्पिन ट्रैक भी आप बनाते हैं तो जो आपकी टीम की कंपोजिशन है जिससे आप खेल रहे हैं, नंबर 7 पे तो आते हैं आपके क्या कहते हैं सलमान अली आगा। हाँ जी। नंबर 8 पे आप जो है वो आमिर जमाल को ले लेंगे, नंबर 9 मीर हमजा और 2 स्पिनर आप ले लेंगे, एक साजिद खान ले और एक नुमान अली। कोई पता नहीं साजिद खान को भी ना ले, जाहिद महमूद को ले सकते हैं।
जो भी है, मतलब 2 फास्ट तो एटलीस्ट रखने पड़ेंगे ना, एक फास्ट तो नहीं ना रख सकते आप। या फिर असल यानी कि साउथ मुझे जो समझ आती है वो ये है कि आमिर जमाल को बाहर कर दें। नहीं, साउथ शकील को ड्रॉप करके आप मजीद एक स्पिनर खिला सकते हैं अगर आपने स्पिन बोर्ड डिपार्टमें बेहतर करना है। साउथ शकील को बाहर नहीं करेंगे, बैटिंग कमजोर हो जाएगी। और यार बैटिंग कहाँ से कमजोर होनी है, उससे कौन सी ताकतवर होती है। आप ये देखो कि आपके पास 2 ओपनर है, ठीक है, 1 डाउन में आपके पास शान मसूद आ रहा है, 2 डाउन में आपके पास कामरान गुलाम आया 4, सलमान अली आगा 5, रिजवान 6, आमिर जमाल 7, तो 7 तो फिर भी बन रहे हैं, तो बाकी प्लेयर हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं। की बात से मैं एग्री करता हूँ, साउथ शकील को बाहर होना चाहिए। उसकी भी मैं आपको रीज़न देता हूँ क्यों बाहर होना चाहिए। पहला टेस्ट आप उठाए ना तो साउथ शकील ने पहली इनिंग्स में किया मेरे ख्याल से 82, 177 या 180 बॉल्स खेली उन्होंने, जबकि रिक्वायरमेंट क्या थी जब वो आए ग्राउंड में, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वो रन बॉल ना से ही 10, 15, 20 गेंदे ऊपर नीचे रख के खेलते, इतना स्कोर करते। तो वो जो इनिंग्स थी जो तेज़ चाहिए थी वो उन्होंने 177, 82 किया। यहाँ जब सेकंड इनिंग्स में साउथ शकील आए तो 3 डाउन हो चुके थे, अर्ली ऑन 20 या 30 पे 3 डाउन थे हमारे। तो साउथ शकील साहब जो आउट हो गए हैं 34 बॉल पे 29 पे आउट हुए हैं। मतलब जहाँ आपको पता है कि आपने सर फेंक के बॉल रोकनी है, वहाँ आपकी कोशिश है कि मैं चौके मारूं। नहीं, वो चौके भी नहीं, आप देखेंगे जब वो आप 59 पर 5 हो गए तो यार मैं यही बात कर रहा हूँ ना, मतलब आपको गेम अवेयरनेस ही नहीं है। आपको जहाँ पे गेंद रोकनी चाहिए आप वहाँ पे स्ट्रोक खेलने जा रहे हो, जहाँ पे आपको स्ट्रोक खेलना है वहाँ आप गेंदें रोक रहे हो। तो मेरे ख्याल से तो बाहर होना चाहिए इन्हें। और नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि बात ये नहीं कि रन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, असल चीज़ ये भी है ना कि आपने अगर टीम की कंपोजिशन बनानी है, देखिए 5 बॉलर अगर आपने लेके जानी है, 2 फास्ट और 3 स्पिनर, आप स्पिन ट्रैक बना रहे हैं और आप इंग्लैंड को फंसाना चाहते हैं तो आप 3 स्पिनर से जाएं, और फिर 3 स्पिनर से जाने के लिए आपको ज़ाहिर है 2 फास्ट तो रखने पड़ेंगे, तो एक बैट्समैन आपको कम करना पड़ेगा। अब साउथ शकील और सलमान अली आगा में से नो डाउट कि आप साउथ शकील को ही बाहर कर सकते हैं। उसकी वजह है सलमान अली आगा मुसलसल वो लड़का परफॉर्म करके दे रहा है, और वो जिस पोजीशन पे आता है उसकी वो पोजीशन बड़ी जो है वो क्रिटिकल होती है, और वहां पर आकर वो मुसलसल रन कर रहा है। इस टेस्ट की भी दोनों इनिंग्सों में रन करने वाला प्लेयर वही है, ऐसे ही है। बाकी देखिए ना सेकंड इनिंग में आपको बंदा रन ही नहीं कर रहा। ऐसे ही सलमान अली आगा तो लाजमी होना चाहिए क्योंकि वो बॉलिंग भी करा लेते हैं। आप देखें कि आप बैटिंग लंबी करने के चक्करों में आप बॉलिंग शॉर्ट कर देते हैं अपनी। पहले टेस्ट में भी आपने 2 फास्ट खिलाए, एक आमिर जमाल और एक आपने जेन्युइन 3 बॉलर खिलाए, सिर्फ एक आमिर जमाल के साथ आपके 4 बने, जबकि टेस्ट में आप कोई भी टीम उठा के देख लें 4 जेन्युइन बॉलर से जाती है और एक ऑलराउंडर होता है। 20 विकेट लेनी होती है, जाहिर है। और देखिए ना बैट्समैन ने विकेट थ्रो नहीं करनी, आपने विकेट निकालनी है। तो इसी सिचुएशन के लिए आपके पास बॉलर नहीं होगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे? हाँ जी, तो उसके लिए आपको लाजमी बॉलर चाहिए। देखते हैं जो पाकिस्तान का 15 से टेस्ट शुरू हो रहा है तो उसमें ये जो चेंजिंग्स हमने की है इसका कोई खातिर का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि नहीं? इम्पैक्ट तो मुश्किल नज़र आता है क्योंकि जैसा कि इनको डिफीट हुई है ये जो फर्स्ट टेस्ट में, कि आप देखेंगे ये टेस्ट जो था पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, चले जीतना नहीं भी चाहिए था 500 प्लस रन करके, पर ड्रा तो कर लेते। ये तो इंग्लैंड को इन्होंने एक मौका दिया है कि उनको कम बैक करने का, वरना इंग्लैंड भी पता हो गया था कि फर्स्ट टेस्ट में उनको 500 प्लस रन कंसीड हो गए। उनकी बॉलिंग जो थी उनको भी शक पड़ गया था कि यार हमने पहले जो भी थी बैटिंग पिच थी जो मर्जी थी, पर उनको भी शक हो गया कि यार हमने इतना रन कंसीड करवा दिया। पर अब जैसा कि वो मैच निकाल लिया फिर उन्होंने, कि आप देखें उन्होंने उसके मुकाबले में 823 रन कर दिया और 270 रन की लीड ले गए। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं जो चीज़ जानना चाह रहा हूँ ना कि देखें ना बाबर आजम के ऊपर हमने भी तनकीद की, सब लोग तनकीद कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी पे, कि क्या इन दोनों प्लेयर्स के बाहर होने से जो अब नए प्लेयर आएंगे क्या कोई टीम में कोई मतलब चेंज आएगा, कोई बेहतरी आएगी, या मतलब वही कुछ रहेगा, या खाली यानी कि इन दोनों का बाहर होना सोल्यूशन है? अच्छा, का कि नहीं इन दोनों का बाहर होना खाली सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हमारा टेस्ट जीतना मुश्किल है, सीधी सी बात है। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है, हमने ये स्काउट अनाउंस किया, इसमें भी जीतना मुश्किल है। लेकिन जो मैं एक पॉजिटिव साइन देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि अगर कामरान गुलाम और मोहम्मद हुरैरा खेलते हैं तो मैं ये देखूँगा कि मेरी नज़र इन पे है कि ये रन्स करते हैं कि नहीं, क्योंकि ये रन्स करते हैं तो ये एक अच्छा साइन है कि इंग्लैंड की टीम के ख़िलाफ़ और एक प्रेशर सिचुएशन में, क्योंकि ये प्रेशर ही है इस टाइम पे सेकंड टेस्ट जो आ रहा है, ये इम्तिहान है किसी भी बड़े या छोटे प्लेयर के लिए, क्योंकि जो हालत हुई हुई है इस टाइम टीम की और जिस तरह से हमने टेस्ट हारा है ये वाला पिछला, तो ये एक इम्तिहान ही है। और अगर इसमें ये लड़का रन्स करते हैं तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ जो मैं देखूँगा वो ये कि
स्पिनर हमारा क्या बॉल करेगा, कोई स्पिनर बेहतर बॉल करता है, कोई कि नहीं करता। तो ये है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की टीम 20 विकेट्स नहीं ले पा। हाँ जी। तो सबसे बड़ा तो इशू ये है कि क्या आपको लगता है कि अब जो बॉलिंग ये आगे अनाउंस करने जा रहे हैं, यानी कि अगले टेस्ट में जो प्लेइंग 11 खेलने वाली है, वो बॉलिंग इस काबिल होगी कि वो 20 विकेट्स ले ले? देखिए इस तो सबसे बड़ा कंसर्न तो बॉलिंग ही है ना। देखिए बांग्लादेश के खिलाफ आप पहले टेस्ट में 448 करते हैं, अब वो रन तो कम नहीं था। नहीं, अब 448 रन करने के बाद अगर सामने वाली टीम 650 कर रही है, इसका मतलब है आपके बॉलरों से बोल रहा हूँ दम ही नहीं रहा। और फिर वही विकेट पे दूसरी टीम आकर आपको 150 पे आउट कर देती है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ विकेट में था भी। इसी सेम सिचुएशन रिपीट हुई इंग्लैंड में। अब जो ये कंपोजिशन बना रहे हैं, ये जो बॉलर इन्होंने अनाउंस किए हैं स्क्वाड में, आपको लगता है ये वो 20 विकेट्स आपको लेके देंगे जो पिछला कॉम्बिनेशन ही लेके दे सकते? देखिए मैं अगर आप मेरे से राय जाने तो मेरा तो ये कहना है कि एक पहले तो पिच क्या बनाते हैं, ठीक है, ये पिच जो भी बनाएंगे, अगर तो पिच थोड़ी स्पिन ट्रैक हुई तो वो शायद वाली बात है कि हमारे जो स्पिनर ये नए खेलेंगे, जो भी 2 स्पिनर खेलेंगे, तो हम 20 विकेट डाउन कर लें शायद। लेकिन मुझे अगर आप कहें ना ये फास्ट बॉलर से आप 20 विकेट्स ले सकते हैं, तो मुझे इन 2 फास्ट बॉलर से भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये 20 विकेट्स निकाल सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मेरा तो यही है कि स्पिन ट्रैक, जैसा कि हमने सुना है कि स्पिनर हमारे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड बैटर जो खेलते हैं अग्रेसिव खेलते हैं वो, जैसा कि नुमान अली हो गए या जाहिद महमूद खलींगे या साजिद खान ओपरे एक स्पिनर है, तो ये उनको तंग कर सकते हैं अगर विकेट में जान है तो। अभी तक तो यही कह रहे हैं कि जी हमने स्पिन टर्नर उनसे विकेट भी तो नहीं बनती ना। बात ये है, देखें असल यही मसला है, प्रॉपर स्पिन विकेट भी नहीं ना बना पाते। और लेकिन और उससे बड़ा मसला ये है कि अगर स्पिन विकेट बना ले 3 तो हमारे बैटर खेल तो हमारे बैटर खेल पाएंगे स्पिन? यही तो इशू है कि हाँ, अगर स्पिन विकेट बना देते हैं साल के तौर पे, वो खेल के 250 कर लेते हैं, तो हमारे से तो 250 भी नहीं होना वहाँ पे। असल मसला यही है कि ठीक है आपने स्पिन ट्रैक बना लिया, जैसा कि मैंने पहले भी बात की, पर हमारे बैटर खेल सकते हैं कि नहीं? आप देख लें अब्दुल्ला शफीक, वो भी स्पिनर में मुझे कोई ऐसा नहीं लगता। ठीक है, और सबसे बड़ी मसला है कि सैम अयूब हमें ऐसी लड़ाई के 0 हैं, ऐसी गंदी आदत है क्रॉस बैट से खेलने की स्पिनर को, कि स्पिन ट्रैक पे क्रॉस बैट से स्पिनर को खेलना तो वैसे ही मौत होती है। बात यह है, देखिए असल जो मैंने पीछे भी वीडियो में बात की थी कि इस वक्त जो हालात है ना, आप किसी भी जो फॉर्मेट में खेल लें और कोई भी कंपोजिशन खिला लें, आपके जीतने के चांसेस नहीं है। इसकी वजह यह है कि किसी भी जगह आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना तो आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, ना आपकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, ना ही फील्डिंग और ना ही स्पिन डिपार्टमेंट। अब इंग्लैंड के सामने भी हमें ये डर है कि यार हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बेहतर बॉल करेगा या इंग्लैंड का। वो इसलिए कि इंग्लैंड फिर भी स्पिनर को हमसे बेहतर खेल रहा है। ऐसा ही है, देखिए ना, जैक ली 7 विकेट लेता है और हमारे स्पिनर को इब्रार अहमद साहब 1 विकेट नहीं मिलती। आप मुझे इस पे भी बताएं ना, इब्रार अहमद को क्या हुआ है? इब्रार अहमद अभी तो जुमा 8 दिन हुए हैं खेलते हुए, चले वो तो बीमार हो गए, अनफिट हो गए, चले गए वैसे, लेकिन 35 ओवर तो किए ना, जब तो फिट से तो क्या गेंद कर रहे थे? अच्छा, मुझे तो लगता है इब्रार अहमद का कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं कर सकता इनके बारे में। आपको पता नहीं कैसा शो मैंने देखा, मतलब इस तरह से एटीट्यूड है इन लोगों में। उससे उनकी बहस हुई है, हमारा एक प्लेयर ही है, मुझे उसका नाम तो ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उसने हैरी ब्रूक ने शॉट खेली उस टाइम पे, तो उनसे मिसफील्ड हो गई। तो वो जिस तरह से उन्हें बोल रहे थे, मतलब आप 130-140 रन तो कंसीड कर चुके हो ऑलरेडी, तो एक चौके पे आप इतना बोल रहे हो। बात यही तो है, मैंने यही पहले ही बात की थी कि पॉइंट आउट किया कि हमने पहले भी प्रॉब्लम है ना, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। खेलते हैं 2-4 अगर इनिंग्स में बेहतर बॉल कर दें या बैटिंग कर लें तो अपने आप मतलब अपने आप क्या समझने लग जाते हैं। और फिर ये तो हमारा कसूर है यार, हम मिलाते हैं, यानी कि हमारी जो आवाम है या हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो कंपेयर करने लग जाते हैं, यार ये बॉलर जो है ये वसीम अकरम से मिल रहा है, ये बैट्समैन जो है ये विराट कोहली से मिल रहा है। हाँ जी। भाई आप लड़के को खेलने दें। एक वो जो उसने बात की थी ना इफ्तिखार ने, बात की थी हाँ जी, कि लड़कों को इतनी जल्दी इतना ऊपर ना लेके जाओ कि बाद में फिर आप ही उठा के नीचे फेंकोगे। ऐसा ही है। तो बात यह है कि अब टेस्ट में देखें, पहले टेस्ट में जो स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था, हमने तब भी क्रिटिसिज्म किया था कि ये लड़के कहाँ से आ गए। हाँ जी, जब भी किया था। ठीक है, आज वही लड़के उन्होंने उठा के बाहर कर ऐसा ही है। अब बाहर कर दिए। अब जिन लड़कों को मौका मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि वो लड़के बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन असल मसला जो आ रहा है, जो इनको देखना पड़ेगा कि भाई टेस्ट मैच अच्छी बॉलिंग के बगैर नहीं जीत सकते, तो इसलिए बॉलिंग बेहतर खिलाएं। बैटिंग अगर थोड़ी हल्की भी कर लेंगे ना तो चल जाएगी। बॉलिंग कम से कम ऐसी हो कि जब 20 विकेट्स ले 20 विकेट्स और पिच जो है वो स्पिन बनाए। हाँ जी, ठीक है, और प्रॉपर स्पिन ट्रैक हो
और उस पर ताकि इंग्लैंड को दुश्वारी हो। अगर उन्हें स्पिन ट्रैक ऐसा मिलेगा जिस तरह का बस नॉर्मल सी, तो वो मार मार के आपको बुरा असर करता जाहिर है। हाँ जी। तो असल चीज़ ये है। तो अब भी आप क्या समझते हैं कि यानी कि आपको लगता है कि अगले टेस्ट में पाकिस्तान कोई टफ टाइम दे सकता है या वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच होगा? नहीं, ज़्यादा चांस है कि इंग्लैंड के ही चांस है 80%, 20% चांस है पाकिस्तान के कि कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान जो है टफ सिचुएशन। और मैं ये समझता हूँ कि 40% पाकिस्तान के चांस हैं कि पाकिस्तान टेस्ट जीत सकता है। मुझे थोड़ा इसलिए है कि पाकिस्तान जो अगर स्पिन ट्रैक जाता है ना, तो पाकिस्तान के पास चांसेस होंगे कि पाकिस्तान मैच निकाल सकता है। बाकी देखें मैच में क्या होता है। तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी डिस्कशन थी वो इसी चीज़ पर थी कि पाकिस्तान के जो यानी कि मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ी उखाड़ पछाड़ की, टीम में लड़कों को बाहर किया। ख़ास तौर पे ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी कि बाबर आजम भी बाहर हुए, शहीनशाह अफरीदी भी बाहर हुए, नसीम शाह भी बाहर हुए सेकंड टेस्ट से और थर्ड टेस्ट से, और नए लड़कों को चांस मिला। तो वो उम्मीद करते हैं कि जो टेस्ट शुरू होगा 15 से, उसमें पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।